द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 11 हिस्ट्री 11 और मार्च का जो पेपर है, तो उस पेपर के लिहाज से वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन शामिल किए वो सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले, सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। तो इतिहास के आरंभिक काल में मेसोपोटामिया के शहरी के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता था? सुमेर और अक्कद। तो मेसोपोटामिया के जो शहरी के दक्षिणी भाग उसे क्या कहते हैं? सुमेर और अक्कद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेबीलोन जो है एक महत्वपूर्ण शहर कब बन गया? तो 2000 ईसा पूर्व के बाद जो है बेबीलोन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर बन गया, और तब इसके दक्षिणी भाग को क्या कहा जाने लगा? बेबीलोनिया कहा जाने लगा। तो ये सवाल एमसीक्यू में सवाल पूछा जाता है। अगला है, लगभग 1100 ईसा पूर्व में असीरिया वासियों ने मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में अपना एक राज्य स्थापित कर लिया और इस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। तो मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में असीरिया राज्य की स्थापना कब हुई? तो लगभग 1100 ईसा पूर्व में। मेसोपोटामिया की जो प्रथम ज्ञात भाषा क्या थी? तो मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी थी, और उसके बाद इस भाषा के स्थान किस भाषा ने लिया? अक्कदी भाषा ने, और अक्कदी भाषा के बाद इसका स्थान लिया अरामाइक भाषा ने। इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 1400 ईसा पूर्व से इस प्रदेश में अरामाइक भाषा का प्रचलन भी आरंभ हो गया था। कब हुआ था अरामाइक भाषा का प्रचलन मेसोपोटामिया में? जो 1400 ईसा पूर्व में। और इराक के कुछ भागों में ये भाषा आज भी बोली जाती है। और इराक का जो दक्षिणी भाग है वो किसके लिए विख्यात है? तो खेती के लिए विख्यात है। तो इराक के दक्षिणी भाग में जो क्या होती थी? खेती होती थी। मेसोपोटामिया की फरात नदी, जो मेसोपोटामिया जो फरात नदी है उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में जानी जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, मेसोपोटामिया किस नदी को विश्व मार्ग के रूप में जाना जाता है? तो है आपका फरात नदी। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब शुरू हुआ? तो लगभग 3000 ईसा पूर्व में, यानी कांस्य युग अर्थात 3000 ईसा पूर्व में जो है प्राचीनतम नगरों का निर्माण शुरू हुआ। कांसा जो है वो कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है? तो कांसा जो है तांबा और रागा से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है। बारका शीर्ष नामक मूर्तिकला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के किस नगर से मिला है? इसे किस चीज़ से बनाया गया था? तो वारकरसीस नामक जो मूर्तिकला है यह मेसोपोटामिया के उर नगर से मिला है। किस नगर से मिला है? उर नगर से मिला है, और इसे सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था वारकरसीस। अगला सवाल है कि मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए कागज़ के रूप में किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो मिट्टी की पट्टिकाओं का उपयोग मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए किया करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि कैसी थी? तो मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि थी कीलाकार अथवा क्यूनिफॉर्म। कीलाकार और क्यूनिफॉर्म। सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन है। 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन के स्थान किस भाषा ने लिया? तो अक्कदी भाषा ने। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को किस व्यक्ति से जोड़कर देखा जाता है? तो उरुक शहर के एक प्राचीन शासक एनमर्कर से जो है सुमेर के व्यापार की पहली घटना को जोड़कर देखा जाता है। मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार व्यापार और लेखन की व्यवस्था सर्वप्रथम किसने की थी? तो सर्वप्रथम व्यापार और लेखन की व्यवस्था राजा द्वारा की गई थी। गिलमिश के महाकाव्य की रचना कब की गई थी और इसे कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया था? तो गिलमिश जो है महाकाव्य की रचना लगभग 2700 से 2500 ईसा पूर्व में की गई थी, और ये काव्य जो 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। अशुरबनीपाल कौन था? तो अशुरबनीपाल जो है वो असीरिया का अंतिम राजा था। उपलब्धियाँ, उसने अपनी राजधानी निनवे में, कहाँ पर? उसकी राजधानी थी निनवे। तो उसने अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना करी, और उसने इतिहास, महाकाव्य, साहित्य, ज्योतिष आदि पट्टिकाओं को इकट्ठा करवाया। मेसोपोटामिया का अर्थ यहाँ से एमसीक्यू कई बार पूछा है। 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 में भी आ सकता है। तो मेसोपोटामिया जो है यूनानी भाषा के 2 शब्दों जिसमें मेसोस और पोटोमोस से बना है। मेसोस का अर्थ है मध्य और पोटोमोस का अर्थ है नदी। तो मेसोपोटामिया शब्द नदियों के मध्य स्थित उपजाऊ प्रदेश को इंगित करता है। क्यूनिफॉर्म शब्द कैसे बना? तो क्यूनिफॉर्म शब्द जो बना है ये लैटिन भाषा से लिया गया है,
और ये दो शब्दों क्यूनियस और फोर्मा से मिलकर बना है। क्यूनियस का अर्थ है खूंटी और फोर्मा का अर्थ है आकार। ठीक है। गिलिस महाकाव्य जो है किस बात को दर्शाता है? तो गिलमिस महाकाव्य मेसोपोटामिया के नगरों के महत्व को दर्शाता है। किसके? इसके नगरों के महत्व को दर्शाता है। और इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर बहुत अधिक गर्व था। अगला है असुरबनिपाल का निनवे स्थित पुस्तकालय किस देवता के मंदिर में केंद्रित था? तो असुरबनिपाल का जो निनवे पुस्तकालय किस देवता के मंदिर में स्थित था? तो उस देव का नाम है नाबू के मंदिर में। ठीक है। तो असुरबनिपाल पुस्तकालय जो उसके इष्ट देव नाबू के मंदिर में केंद्रित था। इसमें 1000 मूल ग्रंथ और 30,000 पट्टिकाओं के लिए विख्यात था। इधर से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सैन्य नायक जो है जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य जो है वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैला हुआ था। लातिनी रोमन साम्राज्य की जो मुख्य भाषा हुआ करती थी, परंतु पूर्व में रहने वाले कई लोग जो यूनानी भाषा का ही प्रयोग करते थे। तो जो लातिनी थी, लैटिन भाषा रोम साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी, परंतु पूर्व में रहने वाले कई लोग जो है ना यूनानी भाषा का भी प्रयोग करते थे। और रोम के लोगों के मन में यूनानी संस्कृति के प्रति गहरा आदर और भाव भी था। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम भाग में साम्राज्य के राजनीतिक ढांचे में अनेक परिवर्तन हुए और ईसा की चौथी शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, क्या है? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन है। ठीक है। तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने के ईसाई बनने के बाद इस साम्राज्य के काफ़ी सीमा तक ईसाईकरण हो गया। तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा जो है सोलिडस नामक एक सोने का सिक्का भी चलाया गया था जो 4.5 ग्राम का था। और चौथी शताब्दी में यूरोप में जो है ईसाईकरण भी, ईसाई को राजधर्म भी घोषित किया गया था। ठीक है। इसी प्रकार से चौथी शताब्दी में रोम साम्राज्य के पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांट दिया गया। और जैसे इसमें गोथ, विसोगोथ, बैंडल और अन्य जनजातियां रोम के बीच स्थित व्यवसाय बिखरने लगी थी और ये व्यवस्था व्यापार, सैन्य भर्ती और बसने से जुड़ी थी। 5वीं शताब्दी तक जो है पश्चिम का यह साम्राज्य जो है छिन्न भिन्न हो गया और परंतु अपने पूर्वी आधे भाग में साम्राज्य अखंड और अत्यंत समृद्ध रहा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए ता चीन जो है इसका संबंध किससे है? तो ता चीन का संबंध बृहत्तर चीन अथवा मुख्य रूप से पश्चिम। तो इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। गणतंत्र, तो रोमन साम्राज्य में गणतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नामक संस्था में नहीं थी और संपूर्ण सत्ता सेनेट के प्रति उत्तरदायी थी। सेनेट क्या है? तो सेनेट ये धनी अर्थात उच्च वर्ग के लोगों की एक संस्था थी। सेंट अगस्टिन उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नगर के एक बिशप थे और बिशप जो है ईसाई समुदाय के अति महत्वपूर्ण और शक्तिशाली लोग होते थे। तो सेंट अगस्टिन कौन थे और एक कहाँ के निवासी थे? तो ये उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नगर के बिशप थे। सोलरस नामक जो सम्राट जो सिक्का है वो सम्राट कंस्टेंटाइन में चलाया गया था जो शुद्ध सोने का था और इसका वजन था 4.5 ग्राम। इसी प्रकार दिनारिया जो है ये शुद्ध चांदी सिक्का था, इसका वजन भी 5.5 ग्राम था, 4.5 ग्राम। कोकेशियम, तो कोकेशियम जो है रोम का रंगमंच जहां तलवार चलाने में निपुण योद्धा जंगली जानवरों से मुकाबला करके दर्शकों का मनोरंजन करते थे। एम्फोरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम्फोरा एक प्रकार के मटके और कंटेनर होते थे। ठीक है। इनमें शराब, जैतून के तेल और अन्य तरल पदार्थ की धुलाई की जाती थी और ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बनाए जाते थे। एम्फोरा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसी प्रकार से रोमन साम्राज्य के 4 घनी आबादी वाले प्रदेशों के नाम बताओ। तो 4 घनी आबादी प्रदेश हैं, 2 इटली के और 2 मिस्र के। तो इटली में कैंपेनिया और सिसिली और मिस्र में है फय्यम और गैलीली। ठीक है। इटली में कैंपेनिया और सिसिली और मिस्र में फय्यम और गैलीली हैं। रोम में सबसे बढ़िया अंगूरी शराब और गेहूँ कहाँ से आता था? तो सबसे बढ़िया अंगूरी शराब जो कैंपेनिया इटली से और गेहूँ सिसिली और बैजिकियम ट्यूनीशिया से प्राप्त होता था। ये सारी चीज़ आपको कवर करनी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फ्रैंकिसिस अथवा सुगंधित राल किस काम आती थी? तो जो फ्रैंकिसिस और जो सुगंधित राल इससे धूप अगरबत्ती बनाई जाती थी और इसे किससे बनाया जाता था? इसे बोसवेलिया नामक पेड़ था उसकी छाल से प्राप्त किया जाता था और इसी से राल तैयार होती थी। ठीक है। रोम में सबसे उत्कृष्ट किस्म की, सबसे अच्छी किस्म की राल अरब प्रायद्वीप से आती थी। यहाँ देख लीजिए, चंगेज खान का जन्म लगभग 1162 ईस्वी में आधुनिक मंगोलिया में हुआ। उसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो उसका प्रारंभिक नाम था तेमुजिन। तो चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या है? तेमुजिन।
इसी प्रकार से मंगोल चीन से कृषि उत्पाद और लोहे के उपकरण लाते थे। बदले में वे चीनी लोगों के लिए शिकार किए गए पशु, घोड़े और फर देते थे। 1206 ईस्वी तक तेमुजिन ने अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से पराजित कर लिया और बाद में निसापुर के घेरे के दौरान एक मंगोल राजकुमार हत्या कर दी गई और इसी कारण चंगेज खान ने निसापुर को ध्वस्त कर देने का आदेश दिया था। मोंके कौन था? तो मोंके चंगेज खान का पोता था और उसने फ्रांस के लुई नौवे को एक चेतावनी दी थी कि वह मंगोलों पर आक्रमण करने का साहस ना करे। इसी प्रकार से चंगेज खान ने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व तो अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया और इस प्रकार 4 उलूस का गठन किया गया था। चंगेज खान ने एक हाराकारा संचार प्रणाली आरंभ की और इसके लिए मंगोल यायावर घोड़ों अथवा अन्य पशुओं का 10वां भाग प्रदान करते थे। इसे कुबकुर कहा करते थे। क्या करते थे? कुबकुर कहा करते थे। बर्बर, इसका अर्थ है गैर यूनानी लोगों से। यायावर जो है मूल रूप से घुमक्कड़ लोग थे। उलूस किसी प्रदेश की दूरस्थ सीमा को कहा जाता। तामा जो थी वो यायावर साम्राज्य की सैनिक टुकड़ियों कहा गया। किलताई यायावर सरदारों की परिषद। आंडा मंगोलों में सगे भाई के लिए प्रयुक्त शब्द होता था आंडा। यास अथवा यासक तो प्रशासनिक विनियमों का समूह, जैसे आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन। यह भी माना जाता है कि यास मंगोलों की परंपराओं का संकलन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुबकुर सुनहरा गिरोह जो जोची द्वारा चलाया गया था। चंगेज खान के पुत्र था ये। चंगेज खान के पोते बाटू के सैनिक अभियान की 2 सफलताएं क्या है? बाटू ने रूस की भूमि को मॉस्को तक रोन डाला और वह पोलैंड और हंगरी पर विजय प्राप्त करके वियना तक जा पहुंचा था। और चंगेज खान का कौन था? संक्षेप में जो है परिचय दीजिए। इस टाइप क्वेश्चन आपको कवर कर लेना है। पिता यसुजुई कबीले कियात कबीले के मुखिया थे। अपने शत्रुओं को पराजित करने के बाद तेमुजिन की किस प्रकार सम्मानित किया गया? तो तेमुजिन को समुद्री खान, सार्वभौम शासक की उपाधि दी गई। ठीक है। चंगेज खान का जो जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में आधुनिक मंगोलिया में ओनू नदी के निकट हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो तेमुजिन था उसका प्रारंभिक नाम। उसके पिता का नाम यसुजुई था जो कियात कबीले का मुखिया था। उसकी माता ओलोनिके और तेमुजिन उसके सगे और सौतेले भाइयों का लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया था ओलोनिके द्वारा। तेमुजिन का अपहरण कब किया गया? 1170 ईस्वी में। उसकी पत्नी का नाम क्या था? बोरोटे। उसका भी अपहरण कर लिया गया था। उसका पहला मित्र कौन था? तो उसका पहला मित्र था बोगोरचू और तेमुजिन का सगा भाई जमुका उसका अन्य एक विश्वस्त मित्र था। ठीक है। तेमुजिन ने अपने पिता के वृद्ध भाई तुगरिल उर्फ ओंग खां के साथ पुराने रिश्तों को पुनः जीवित किया और कराइट लोगों का शासक था। वो कौन? तुगरिल। चंगेज खान की नई सैनिक टुकड़ियों क्या कहा जाता था? मोयान कहा जाता था। ठीक है। और ये टुकड़ियाँ चंगेज खान 4 पुत्रों के अधीन थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। 3 वर्गों में ईसाई, पादरी, भूमिधारक, अभिजात वर्ग शामिल थे। वाइकिंग लोग, इसमें स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड के लोग थे जो 18वीं से 11वीं शताब्दी के बीच उत्तर पश्चिमी यूरोप पर आक्रमण करने के बाद वहीं बस गए थे। सामंतवाद, तो सामंतवाद जो शब्द है जर्मन भाषा के फ्यूड से बना है। फ्यूड का अर्थ है भूमि का टुकड़ा। रोमन साम्राज्य का वो कौन सा प्रांत जो आगे चलकर फ्रांस बना? तो है गौल प्रांत जो आगे चलकर फ्रांस बना। उपजाऊ भूमियों की क्या कहते थे? मेनर कहते थे। और मेनर के मध्य लॉर्ड अथवा सामंत का महल होता था। इसी प्रकार से लॉर्ड जो है राजा से प्राप्त भूमि का एक भाग नाइट को देता था और इस भूभाग को फीप कहते थे। यानी लॉर्ड जो है राजा से प्राप्त भूमि का एक भाग नाइट को देता था और इस भूभाग को फीप कहते थे। फ्रांस के मेनरों में घुमक्कड़ चारणवीर राजा द्वारा नाइट्स की वीरता भरी कहानियाँ गीतों के रूप में गाते हुए घूमते रहते थे। तो किसके? नाइट्स की कहानी गाते रहते थे ये। इसी प्रकार से चर्च को कृषक से 1 वर्ष में उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। इसे टीथ कहा जाता। कितना? इसे क्या कहा जाता था? टीथ। तो जो टीथ कौन लेता था? चर्च। किससे? कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग। कैथोलिक चर्च की आय के साधन थे किसानों से मिलने वाला टीथ, धनी लोगों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए दिया जाने वाला दान। यूरोप के 2 सबसे अधिक प्रसिद्ध मठ कौन थे? तो 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट और 910 में इस बरगंडी में स्थापित सेंट क्लूनी।
फ्रायर कौन? वे भिक्षु जो मठों में ना रहने का निर्णय लिया और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को अपना उपदेश देते थे। टैली एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर जो राजा कृषकों पर लगाते थे। ठीक है, इसी प्रकार से आबे, तो यह सब जो है सीरिया के आबा से लिया गया, जिसका अर्थ है पिता। मेनर सामंत का घर जो एक विस्तृत भूभाग में बटा होता था और वास्तव में सामंत की जागीर भी होती थी। नाइट, फी लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया गया भूभाग जिसकी उसे रक्षा करनी होती थी। मोनेस्ट्री, यह सब जो ग्रीक भाषा के साथ मोनोस से बना है, जिसका अर्थ है अकेला रहने वाला व्यक्ति। पेरिस जो होता था एक पादरी देखरेख में आने वाला क्षेत्र होता था। श्रेणी अथवा गिल्ड्स, उद्योगों के संगठन जो उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखता था। कैथेड्रल, 12वीं सदी से फ्रांस में बनने वाला भव्य चर्च और इनके आसपास बसे जो नगर थे वो कैथेड्रल नगर कहलाते थे। रेनेसा, अनेक रुचियां रखने वाला और अनेक कलाओं में संपन्न व्यक्ति। पुनर्जागरण, दी पाइटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो माइकल एंजेलो का एक चित्र जिसमें मेरी को ईसा के शरीर को धारण करते हुए दिखाया गया है। पाप स्वीकृत पत्र, ये चर्च द्वारा जारी दस्तावेज था जिसके बारे में यह भ्रम फैलाया गया कि मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति दिला सकता है। न्यू टेस्टामेंट, यह बाइबल का विभाग जिसमें ईसा मसीह की जीवन, चरित्र और उपदेशों को उल्लेख किया गया है। धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है, इसी प्रकार से है। प्रोटेस्टेंटवाद, यह ईसाई धर्म की नई शाखा थी जिसका प्रवर्तक मार्टिन लूथर था। जेसुइट, ये पादरी लोयला द्वारा स्थापित सोसाइटी ऑफ जीसस के सदस्य थे और इनका उद्देश्य निर्धनों की सेवा करना और अन्य संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाना था। स्पेन के दार्शनिक है इब्न रशद का संक्षिप्त परिचय, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्पेन के दार्शनिक है इब्न रशद, एक अरबी दार्शनिक था। इसने दार्शनिक ज्ञान, फेलोशिप और धार्मिक विश्वास के बीच चल रही तनाव को सुलझाने की चेष्टा की। आंड्रियस वेसेलियस कौन थे? तो आंड्रियस वेसेलियस पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के पहले प्राध्यापक थे और शरीर की चीरफाड़ की पहले सेटलर, इस सबसे अभिप्राय किसी स्थान पर बाहर से आकर बसे लोगों से है। नेटिव, ऐसा व्यक्ति जो अपने वर्तमान निवास स्थान पर ही पैदा हुआ हो। वेम्पूम बेल्ट, वेम्पूम बेल्ट क्या? यह बेल्ट रंगीन सीपियों को आपस में सिलकर बनाई जाती थी। एरेडेनियंस, गेहूं रंग के लोग जिनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से क्या समझ लिया था? इंडिया समझ लिया था। होपी, कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी। रिजर्वेंस क्या है? तो वे छोटे छोटे इलाके जहां अमेरिका के मूल निवासियों को रहने के लिए मजबूर किया गया था। मेटिस, यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज। मानुसास, यूरोप और अमेरिका आदिम लोगों के बीच अंतर अध्ययन करने वाला सास मानुसास। गोल्ड रश, दक्षिण अमेरिका में सोना पाने के लिए यूरोपीय लोगों के बीच मची आपाधापी और मारामारी। फ्रंटियर, किसी राज्य प्रदेश की सीमा को फ्रंटियर कहा जाता था। इसी प्रकार से एबोरिजिनीस, ऑस्ट्रेलिया के आदि मानव। टेरान्यूलिस, ऑस्ट्रेलिया की वह सरकार द्वारा देश की भूमि को दान दिया गया नाम जिसका अर्थ है जो किसी की नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। ठीक है, तो 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसके अनुसार रिजर्वेंस में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार दिया गया। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स नामक चिरोकी। तो ये आपका कंप्लीट जो है एमसीक्यू है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।